13 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के इस लेक्चर में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। तो लेट्स क्रैक ऑन। आज की पहली खबर चाइना वर्सेस ताइवान के साथ जुड़ी हुई है। जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि कैसे नैन्सी पेलोस्की की जो विजिट हुई उसके बाद चाइना ने कैसे धड़ाधड़ यहाँ पर ताइवान के आसपास 6 लोकेशंस पर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। और यहाँ पर जो एक एस्केलेशन हो चुका है तो इसको लेकर भारत ने अपना रिएक्शन दिया है। भारत ने ये कहा है कि ताइवान में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ये डेफिनेटली चिंता का विषय है। और भारत ने ये एक भारत ने अर्ज किया है, भारत ने कहा है कि यहाँ पर टेंशन्स जो हैं इनको डी एस्केलेट करने की ज़रूरत है। और चाइना, ताइवान, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी को इस रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए। ये बात हमारे स्पोक्स पर्सन, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची साहब ने बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत जैसे दूसरे भी जो देश हैं वो इस डेवलपमेंट को लेकर चिंतित हैं, कंसर्न्ड हैं। इसी के साथ भारत ने ये भी दुख व्यक्त किया, एक डिससेटिस्फैक्शन जो है वो एक्सप्रेस किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे ये अब्दुल राउफ असगर जो हैं तो इस पर एक टेक्निकल होल्ड लगा दिया चाइना ने अपना जो वीटो पावर है उसका एक प्रकार से दुरुपयोग किया। और ये जो अब्दुल राउफ असगर हैं ये टेररिस्ट है, जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का सबसे छोटा भाई हैं एंड ही इज़ ऑल्सो डेप्यूटी चीफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे टेररिस्ट्स को बचा लेता है चाइना, बार बार बचाता रहता है। और जो कहते हैं ना हम गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाली बात को सपोर्ट करने वाला अगर कोई देश हो तो दैट इज़ चाइना। आज का एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैंने कुछ 10-15 मिनट इसके ऊपर इस पूरे विषय को मैंने डिटेल में समझाया है। और भारत ने यह भी कहा कि ये एक बहुत ही दुखद बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो चुप बैठी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ एक आवाज़ में ये जो टेररिज्म है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे देश जो हैं वो अपने अपने हित के बारे में सोच रहे हैं। और आज हम सब जानते हैं ये एक लंबे समय से भारत जो है ना पिछले 25-30 सालों से ये बात करते आया है कि देखिए टेररिज्म जो है ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये सारी चीज़ों के बारे में उस टाइम पर यूएसए ये कहता था हमें 30 साल पहले कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। लेकिन फिर 9/11 हुआ फ्रांस में, लंदन में, दुनिया के दूसरे देशों में जब अटैक्स होने लगे वेस्टर्न वर्ल्ड में तब उनको पता चला कि टेररिज्म इज़ अ रियल थिंग। और इतना सारा सहने के बाद, इतना सारा भुगतने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी आज भी चुप है। ये बहुत ही दुखद बात है। और इसी वजह से टेररिज्म और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको बढ़ावा मिलता है। आज का ये वीडियो पसंद आया तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं इंडिया मलेशिया के बारे में। इंडियन एयरफोर्स का एक कंटीजेंट जो है वो मलेशिया पहुंच गया है टू पार्टिसिपेट इन एयर एक्सरसाइज। यानी कि ये दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज है। इसका नाम क्या है याद रख लीजिए, UDARASHAKTI, उदारा शक्ति, राइट। उदारा शक्ति एक्सरसाइज किन दोनों देशों के बीच में हुई थी तो याद रखिएगा इट इज़ इंडिया एंड मलेशिया। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली ऐसी बायलैटरल एक्सरसाइज जो है वो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में RMAF के बीच में हो रही है। इंडियन एयरफोर्स SU-30 MKI और C-17 एयरक्राफ्ट लेकर पहुंच गई है। और RMAF जो है वो SU-30 MKM एयरक्राफ्ट जो हैं उनको इस एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करवाएंगे। और ये कहाँ पर हो रहा है तो उनका एयरबेस है, इसका नाम है कुआंतन, जो मलेशिया में है, कुआंतन एयरबेस, वहाँ पर ये एक्सरसाइज होगी। और ये एक्सरसाइज जो हैं ये दोनों देशों की जो एयरफोर्स हैं तो उनको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो शेयर कर पाएंगे। और ये 4 दिनों की एक्सरसाइज हैं और अलग अलग प्रकार की एरियल कॉम्बैट ड्रिल्स जो हैं वो इस एक्सरसाइज में कंडक्ट की जाएगी। इंडिया आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन,
तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है कि भारत ने पिछले लगभग एक दशक में एक बहुत ही क्वालिटेटिव शिफ्ट किया है। लुक ईस्ट से अब हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फॉलो किया है, और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, क्रिटिकल एलिमेंट है। आसियान का इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली का डेलीगेशन जो है वो भारत आया, और यहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जगदीप धनखड़ साहब के साथ पार्लियामेंट हाउस में हुई। और धनखड़ साहब ने बताया कि भारत का सपोर्ट जो है वो आसियान यूनिटी के लिए हमेशा है। इसके साथ पीपल सेंट्रिक और रिजल्ट ओरिएंटेड पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी जो है, इससे दोनों देशों के बीच में, वैसे दोनों देश, आई मीन टू से इंडिया और आसियान दोनों पार्टीज़ के बीच में और पूरे क्षेत्र में पीसफुल, सिक्योर और प्रॉस्पेरिटी जो है वो हम स्प्रेड कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स इस दिन को इनॉग्रेट करते हुए हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह साहब, जो हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि हर एक पंचायत में कोऑपरेटिव्स जो हैं, इसके लिए हमें अलग अलग स्ट्रेटजीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 5 सालों की स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, पैक्स जिसको कहते हैं, तो हर एक पंचायत में, हमारे देश में 2 लाख जितनी पंचायत हैं, वहाँ तक पैक्स जो है वो नहीं पहुँची, तो इसको पहुँचाने के लिए हमें 5 सालों की स्ट्रेटजी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स जो है इसको अप्रूव कर दिया है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े ऑपरेशंस में, ये पैक्स के ऑपरेशंस में। और उन्होंने ये भी बताया कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इकोनॉमी की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो जून में 7.01% था, अब ये कम होके 6.7% हो चुका है, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। और इन्फ्लेशन कम इसलिए हुआ क्योंकि फूड और बिवरेजेस की प्राइस जो है वो कम हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 के जो मेडल विनर्स हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको होस्ट करेंगे, राइट, प्राइम मिनिस्टर के घर पर। ये सारे जो एथलीट्स हैं, विनर्स जो हैं, तो उनको होस्ट किया जाएगा। और हमने टोटल 61 मेडल्स जीते, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज। हमारे देश के लगभग 200 इंडियन एथलीट्स ने 16 डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्ट लिया। ये गेम्स जो हैं ये यूके का सिटी बर्मिंघम जो है वहाँ पर कंडक्ट हुई थी। एसेंशियल कोमोडिटीज़ एक्ट के तहत डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सारे के सारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ को ये आदेश दिया है कि आप चेक कीजिए कि तूर पल्स जो है इसका स्टॉक होल्डर्स के पास कितना है, और मॉनिटर कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि कितना स्टॉक्स हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आर्टिफिशियल स्कैरसिटी भी तूर की या फिर किसी भी प्रोडक्ट की जाती है। बड़े बड़े जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं तो वो मार्केट में से कम दाम में जो भी कोई चीज़ है, यहाँ पर तूर दाल की बात हो रही है, तो तूर दाल जो है उसको ख़रीद लेंगे और स्टॉक में रख देंगे। तो सारी तूर दाल जो है या फिर ज़्यादातर तूर दाल या फिर बड़ी क्वांटिटी में तूर दाल अगर मार्केट में से चली जाएगी, ये गोडाउन में चली जाएगी, तो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी होगी, प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस जब बढ़ेगी तब ये स्टॉक जो है वो मार्केट में रिलीज़ करके और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो ऐसा ना हो हमारे देश में, इसीलिए इस प्रकार के डिसीजंस जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लेता है। और हमारे पास एक एक्ट भी है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, तो इससे सरकार नज़र रखती है और मेक श्योर करती है कि ये सारी चीज़ों की जो सप्लाई है वो मार्केट में कंटिन्यूज़ रहें। खारिफ सोइंग जो है वो इस बार कम हुआ है, तो थोड़ा प्रोडक्शन कम होगा। सरकार के पास फ़िलहाल 38 लाख टन्स पल्सेस हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, 2012 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स की जो हालत है तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसको प्यार किया जाता है, रिवर्ड है, रिस्पेक्टेड है अराउंड डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। और अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा एनिमल है, राइट, इतना शांत होता है, मीन्स कभी कभी गुस्सा आ जाता है तब बहुत सारी चीज़ें बर्बाद भी कर देता है। बट एलिफेंट इज़ लाइक वेरी क्यूट एनिमल, इज़न्ट इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका भी शिकार किया जाता है, हाथी दांत और बहुत सारी चीज़ों के लिए। थाईलैंड बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, और एक कैनेडियन फिल्म मेकर हैं पेट्रिशिया सिम्स,
तो इन्होंने इस एलिफेंट डे ऑब्जर्वेशन की शुरुआत की और 2012 से इस दिन को लोगों को एजुकेट करने के लिए और एलिफेंट्स की जो सिचुएशन है उसको अवेयर करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और लोग जो हैं मीन्स अवेयरनेस और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स और एलिफेंट आइवरी जो हाथी दांत, इलीगल पोचिंग, ये सारी चीज़ें ना हो, सेंचुरीज़ बनाई जाए उनके लिए, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो 60% जितने एशियन एलिफेंट्स भारत में हैं और पिछले 8 सालों के अंदर एलिफेंट रिजर्व्स भी भारत ने इंक्रीज़ किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो भारत का रैंक नंबर 3 है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने ये बताया है। और हमारे देश में टोटल 105 यूनिकॉर्न्स हैं, इसमें से 44 यूनिकॉर्न्स का जन्म 2021 में हुआ था और स्टार्टअप का जन्म 2021 में हुआ और वो यूनिकॉर्न बन गए, और 19 का 2022 में हुआ। और आज मज़े की बात यह है, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का ज़माना है, तो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े मेट्रोज़ में ही ये यूनिकॉर्न्स हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं। 49% जितनी स्टार्टअप्स मेट्रो और बिग सिटीज़ में, बाकी की जो है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में है। स्माइल एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसको लॉन्च किया और कहा इसका लक्ष्य यह है कि शहरों में, गाँव में और म्यूनसिपल एरियाज़ में भिखारी ना हो, बेगिंग फ्री एरियाज़ बनाया जाए। और इसकी स्ट्रेटजी ये है कि लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, जो भीख मांग रहे हैं उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाकर उनकी सेवा की जाएगी, उनको खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। और इसको लेकर मिनिस्ट्री ने 100 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए हैं 2025-2026 तक। और ये जो प्रोजेक्ट है एक होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन और ये सारी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश, और उनके अंदर कोई स्किल डेवलप की जाएगी, उनको काम सिखाया जाएगा ताकि वो भीख ना मांगे और इज्जत की रोटी खा सके। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज करंट अफेयर्स। डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए हो तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।